पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। पानी की बहुत किल्लत है गांव में, मजबूर है कि चारा नहीं है, पानी नहीं है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, भूखे की भूख और प्यास जैसा। विहिरीवाला सध्या दुष्काळ आहे, पाणी नाही विहिरीमध्ये। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, दुनिया बनाने वाले रब जैसा। संतोष आनंद के लिखे इस गीत का हर हर्फ सटीक बैठता है मराठवाड़ा के सूखे पर। पानी कैसे कैसे रंग दिखाता है ये समझना है तो मराठवाड़ा में आइए। मराठवाड़ा में सूखा है, ये जुमला आपने कई बार सुना होगा, लेकिन सूखे के संकट का मतलब समझना चाहते हैं तो लातूर के गोविंद खोरले की कहानी सुनिए। गोविंद के पास 2 भैंसें थी। गोविंद भैंसों के लिए पानी चारे का इंतजाम नहीं कर पा रहे थे, सो गोविंद ने अपनी दोनों भैंसें कसाई खाने में बेच दी। भैंसें बेचने के बाद खबर मिली कि एक जगह है जहां मवेशियों के लिए चारे का इंतजाम हो रहा है। गोविंद कसाई खाने की तरफ भागे, लेकिन देर हो चुकी थी। एक भैंस मारी जा चुकी थी। गोविंद एक ही भैंस को बचा पाए। सूखा अपनी चाल चल चुका था। आम्ही म्हशी इकल्या होत्या 2 खाटकाला, 2 म्हशी होत्या आमच्याकडे। तर ते इकल्यामुळे आम्हाला कळालं की शंकर भाऊने इकडे छावणी टाकली आहे। छावणी टाकल्यावर आता म्हशी तर इकल्या, म्हणलं आता काय करावं, पुन्हा खाटकाकडे परत गेला, एक होती म्हणून कळालं। मग त्यांच्यापाशी जाऊन आम्ही एक म्हशी परत आणली। मराठवाड़ा में 100 साल का सबसे बड़ा सूखा पड़ा है। मराठवाड़ा के 15,000 गांव सूखे की गिरफ्त में हैं। लातूर, बीड़ और उस्मानाबाद की हालत सबसे खराब है। बीड़ में एक बच्ची ने पानी के लाइन में खड़े खड़े दम तोड़ दिया। लातूर में पानी का इंतजार कर रही एक महिला की मौत हो गई। मराठवाड़ा के कई इलाकों में पानी के कारण धारा 144 लगानी पड़ी। खुद केंद्र सरकार ने माना है कि देश की 1/4 आबादी सूखे की चपेट में है। 33 करोड़ लोग सूखे की मार झेल रहे हैं। अखबारों में तो यही छपता है कि सरकार सूखे को लेकर सजग है, लेकिन ये सब सच है तो गोविंद खोरले को परिवार की तरह प्यारी भैंस क्यों खोनी पड़ी? गोविंद की कहानी में 2 बातें हैं। एक तो ये कि किसान अपने मवेशियों को कसाई खाने में बेचने को मजबूर हो रहे हैं, लेकिन इस कहानी में उम्मीद की एक किरण भी है। कोई है जो मवेशियों के लिए पानी और चारे का इंतजाम कर रहा है, सूखे से बचने का रास्ता दिखा रहा है। सरकारी मदद के सूखे में अकाल जैसी स्थिति से कैसे लड़ रहा है मराठवाड़ा, यही जानने के लिए CNBC आवाज की टीम ने मराठवाड़ा के 3 जिलों का दौरा किया। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में इस साल भयंकर अकाल की स्थिति है और खासकर लातूर और उसके आसपास के इलाकों में लोगों को सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई गांव में रोज लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, तो कई और केवल एक घड़े पानी के लिए लोगों को मीलों दूर जाना पड़ रहा है। पर इन सब मुश्किलों के बावजूद भी लोगों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी है, बस अपनी सोच और जीने का अंदाज बदला है और अपने आप ही अपनी इस मुश्किल का हल ढूंढने में लगे हैं। CNBC आवाज की इस खास रिपोर्ट में हम इसी ह्यूमन स्पिरिट को सलाम करते हुए आपके लिए लेकर आए हैं ये खास रिपोर्ट लातूर और उसके आसपास के अकाल पीड़ित इलाकों से। कभी यहाँ जिंदगी कल कल कर बहती थी, आज ढूंढे भी निशान नहीं मिलते। यहाँ बहने वाली मांजरा नदी इतनी बड़ी थी कि पूरा लातूर इसका नाम जानता था, लेकिन साल से बारिश नहीं हुई, नदी सूखी गई, बदनसी भी बहने लगी। लातूर के ही सोनवती गांव में सूखे ने जिंदगी को जैसे रसातल में पहुंचा दिया है।
लातूर के पास ही एक ऐसा गांव है जहां कई महिलाएं 20 से 25 फुट कुएं में नीचे उतरकर रोज का 2 घड़े पानी भरकर अपने घर तक लेकर जाती है। कंबर दुखत्या, त्रास होते, दम मातनी त्रास होते, तर त्याच्यात निरीशिव भाग नाही. का करते माणूस आता, विलास भागविल्याशिव भाग नाही की. तोंडाला खरटीत्या, जीभ कोरडी पडत्या, गुडघे दुखत्यात, घोटे दुखतात, तसंच आणल्याशिवाय इलाज नाही. इथल्या 2 घागरी निघून भागवावं लागते, पाणी न्यावं लागतं आणि पिवच लागते. दुसरीकडे आम्हाला पाणी मिळत बी नाही आणि आम्ही जात बी नाही. नाहीच गावाला पाणी दुसरीकडे हाय, तरी हिरीतच आहे पाणी. भातखेड़ा के इस बोरवेल पर महिलाएं रात 1 बजे से खड़ी है। सुबह के 10 बज गए, रात खत्म हो गई लेकिन इंतजार नहीं। कहा जाता है अकाल का सबसे बुरा असर महिलाओं पर होता है। कई महिलाएं अपना घर का काम छोड़कर रात भर जाग कर घड़ा भरती है और ये 15-15, 20-20 किलो का वजन रोज अपने घर तक लेकर जाती है। हिंदुस्तान का सूखा है सो महिलाओं को ज्यादा सताता है। कभी आपने सोचा है कि लातूर और बीड़ में पानी के इंतजार में जो मौतें हुई वो एक लड़की और एक महिला की ही क्यों हुई? देखिए, जो भी आपत्ति है, सुल्तानी है या आसमानी है, वो सबसे ज्यादा महिलाओं को ही अफेक्ट करती है। और ये जो अकाल है, इसमें ज्यादा सफरर तो वीमेन ही है। दरअसल गांव में पानी लाने की सारी जिम्मेदारी महिलाओं की ही है। चाहे 5 किलोमीटर दूर से पानी लाने का काम हो या फिर 12-12 घंटे पानी के कतार में सूखने की सजा, सब महिलाओं के जिम्मे है। लातूर ने 3 साल में सूखे का खूब सितम झेला है। अब लातूर ने ठान ली है, सूखे की सजा और नहीं काटेंगे। जहां सरकारी मदद का सोता सूख जाता है, वहीं शुरू होती है इस जीवट देश के गांव के हौसले की धारा। ये है लातूर का पाखरसंगवी गांव। गांव वालों को पता है कि सूखा पहले भी आया है और फिर आएगा, और जब भी आएगा किसानों को तबाह कर जाएगा। सरकारी मदद के नाम पर जो राहत मिलेगी उससे जान माल बचाना मुश्किल होगा। सो इस गांव ने हिम्मत जुटाई है। गांव में 1500 लोग रहते हैं, ज्यादातर लोग गरीब हैं, ऊपर से सूखे के मारे हैं। सो 2.5 लाख रुपए ही जुटा पाए हैं। अब गांव में जलयुक्त शिवार बनाया जा रहा है। असे नाला सरळीकरण करावं लागतंय। नाला सरळीकरण झाल्यानंतर मग त्याच्यात पाणी साठेल, मग तुम्हाला जागोजागी रॅम सोडावं लागतील। रॅम सोडल्यानंतर त्याला पाणी अडवून पाणी जिरतंय आणि जमिनीतली पाणी शक्ती वाढते। त्याच्यामुळे विहिरीला, बोरला पाण्याला फरक पड़ेल। पाखरसंगवी के लोग किल्लत में भी जलयुक्त शिवार बनाने में जुटे हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि सूखा मतलब सिर्फ खेती बर्बाद होना नहीं है, कई बार परिवार भी तबाह हो जाते हैं। हाँ, हुंडा दिला, कर्ज झाले, लग्न इथं करून दिले, त्यांना रीत रिवाज करायला भरपूर पैसा लागला आम्हाला। बहरहाल पाखरसंगवी ने हौसला दिखाया तो मदद भी आई। एक्टर नाना पाटेकर और मकरंद अनासपुरे की संस्था नाम ने गांव वालों को जेसीबी मशीन मुहैया कराई। मशीन आ गई तो गांव वालों ने डीजल का इंतजाम खुद ही कर लिया। अब काम चल पड़ा है। गावामध्ये 6 किलोमीटरच्या आसपास हे 2016 मध्ये काम झालेलं आहे आणि 2015 मध्ये 3 किलोमीटरचं काम झालेलं आहे। मग जे गेल्या वर्षी जे 3 किलोमीटरचं काम झालेलं आहे त्याचा भरपूर फायदा तिथल्या जवळच्या शेतकऱ्यांना झालेला आहे। पास ही दूसरा गांव है हरंगुल। पाखरसंगवी की तुलना में यहाँ थोड़े संपन्न किसान हैं, लिहाजा यहाँ 61 लाख रुपए जमा हुए हैं। यहाँ भी जोर शोर से जलयुक्त शिवार का काम चल रहा है। जलयुक्त शिवार अभियान में एक गांव चुना नहीं गया था 2015 में, तो भी इस गांव के किसानों ने, यहाँ के ग्रामस्थों ने लोकवाटा जमा करके 61 लाख रुपया लोकवाटा जमा किया इस गांव ने, जो कि लातूर जिले में ही नहीं महाराष्ट्र में पूरा इसका रिकॉर्ड है। गांव में मेंटेलिटी ऐसी थी कि वह चलो लोकवाटा बोले तो कोई देगा ही नहीं,
जमीन बोले तो कोई देगा ही नहीं, ऐसी हालत थी। कोई जमीन अपने यहाँ 1 फीट भी छोड़ने को तैयार नहीं रहता ऐसा गांव में, ऐसा लोग बोलते थे। लेकिन हमें कहीं ना कहीं विश्वास था कि जब खुद को उसका फायदा मिलेगा और उसको समझ में आएगा तभी वो तैयार हो जाएगा। दिक्कत सिर्फ पैसे की ही नहीं है, कई गांव वालों को समझाना मुश्किल हो जाता है कि वो जलयुक्त शिवार के लिए अपनी जमीन क्यों दे। कई बार गर्मा गर्म बहस भी हो जाती है। दरअसल 2015 में महाराष्ट्र सरकार ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, मकसद 2019 तक राज्य को सूखा मुक्त बनाना। योजना के तहत गांव में नहरें खोदी जा रही है, चेक डैम बन रहे हैं और छोटे सोते बड़े किए जा रहे हैं। योजना अच्छी है, लेकिन लातूर के 50% से कम गांव तक ही पहुंच पाई है। पिछले साल इसमें 202 गांव थे, इस साल लगभग 176 विलेजेस लिए गए हैं, यानी कि दोनों साल के मिला करके लगभग 45 to 50% विलेजेस है जिसमें काम चल रहा है। जिस दौर में इंसानों के लिए पानी नहीं मिल रहा, वही मवेशियों के लिए कौन पूछे। बैल तो बिक सकते हैं, लेकिन गो हत्या पर रोक है, सो गाय कोई खरीदता नहीं है। ऐसे में गायों को पनाह मिल रही है इन चारा छावनियों में। आज मैं माधुरी, ऐश्वर्या और रानी से मिली। फिल्म एक्ट्रेसेस नहीं, यहाँ बस एक गाय और भैंसों के नाम है। ये तो छोटा सा है, लेकिन एक फुल्ली ग्रोन गाय, भैंस या बैल को दिन का 25 से 30 लीटर पानी और कई किलो चारा लगता है, जो यहाँ के अकाल पीड़ित किसानों के बस का नहीं है, उनके लिए बहुत ही ज्यादा महंगा है। तो ऐसे में इस तरह की चारा छावनी उनकी बड़े काम में आती है और वो अपनी गाय, भैंस और बैल यहाँ लेके आते हैं, जहाँ पे उन्हें पानी और चारा दोनों मिलता है। मवेशियों को बचाने के लिए लोग घर बार छोड़कर दूर से छावनियों में आ रहे हैं। कहीं छावनी सरकार ने बनाई है, तो कहीं लोगों ने खुद ही बना ली है। ये छावनी किन्न गांव के लक्ष्मण राव गुट्टे ने खड़ी की है। किसान की खेती में इस साल कोई फसल नहीं आ गई, तो हमने सोचा कि हम यदि यहाँ काम करते हैं तो यहाँ किसानों के लिए कुछ तो काम करना है। इसलिए ये छावनी के माध्यम से एक प्रयास किया किसानों को मदद करने का। अफसोस है कि ये आसरा भी छिन गया। गांव वालों ने फोन पर बताया कि आवाज की टीम के लौटने के चंद घंटों बाद ही आंधी आई और छावनी उड़ा ले गई। नेता अभी अगुस्ता में व्यस्त है, बहस करने के लिए भारत माता की जय जैसे गर्म मुद्दे हैं। ये सब समझकर मराठवाड़ा ने अपनी किस्मत खुद तय करने की ठान ली है। पानी के लिए पसीना बहाते लातूर के लोगों को देखकर अब आसमां भी जैसे पिघल रहा है। लातूर में हल्की बारिश हुई है और ये हल्की बारिश कई किसानों के चेहरों पर हल्की मुस्कान भी लाई है, लेकिन कई किसानों को इस बारिश से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि यहाँ की पानी की समस्या कुछ बूंद बारिश से ज्यादा गहरी है। हालांकि मराठवाड़ा जानता है कि पानी की ये फुवारी सिर्फ फुसलाने के लिए ही आए हैं, इसीलिए मराठवाड़ा अपने काम में जुटा है। मराठवाड़ा ने कसम खाई है कि अब सूखे का जोर नहीं चलने देगा। आगे देखिए बीड और उस्मानाबाद में सूखे से जंग की कहानी। ये है बीड जिले का पलसखेड़ा गांव। बारिश का पानी बाहर बर्बाद ना हो जाए, इसके लिए गांव वाले खेतों के चारों ओर बड़े मेड़ बना रहे हैं। बारिश होगी तो खेत का पाणी खेत में ही रहेगा। गावातील जे पावसाचं पडणारं पाणी ते याच ठिकाणी थांबलं गेलं आणि त्याच्यामुळं जे थांबलेलं पाणी त्याच्यामुळं पिकाला त्याचा फायदा झालाय आणि पाऊस ज्यावेळेस उघाड होती त्यावेळेस पण या पाण्यामुळं जमिनीमध्ये ओलावा टिकून राहिला आणि त्यामुळं पिकामध्ये भरघोस अशी वाढ झाली आहे, कापूस आणि सोयाबीन। ग्राउंड वाटर रिचार्ज का फायदा तो है ही, इन मेड़ों पर किसान वो तूर उगा रहे हैं जिससे लातूर का नाम बना है। पानी की बचत और कमाई का इंतजाम एक साथ हो रहा है। पानी नहीं बहता तो उपजाऊ मिट्टी बह जाने का खतरा भी कम हो जाता है।
देखा गया है कि कर्ज से दबा कोई किसान अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से अपना दुख साझा कर लेता तो खुदकुशी जैसी नौबत नहीं आती। काहीच कळून दिलं नाही, काही नाही। शेतामध्ये गेला, त्यानं ती विष येता येता लातूरून येता येता विष घेऊन आला आणि नंतर त्यानं मिसेसला फोन केला, मी विष पेले म्हणून। लिहाजा एक एनजीओ मानव लोक ने बीड़ के बनकरंजा गांव में साझा रसोई शुरू की है। यहाँ सबको एक साथ गरम खाना तो मिलता ही है, रिश्तों में गर्माहट भी आती है। कम्युनिटी किचन में लोग एक साथ बैठकर एक दूसरे के साथ मिलकर खाना खाते हैं, बातें होती है, अपनी परेशानियों को भी डिस्कस करते हैं। ये लोगों के बीच संवाद बढ़ाने का एक अच्छा जरिया है। सूखा है, कर्ज है, सो लड़कियां घर बैठी है। लड़कों के घर बहू नहीं आती, तो मानव लोक एनजीओ ने सामूहिक विवाह आयोजित करने शुरू किए हैं। अकाल पीड़ित और कर्ज में डूबे किसानों के लिए एक सबसे बड़ी समस्या सामने आती है जब उनके बेटे या फिर खासकर बेटी की शादी की उम्र होती है। ऐसे में इस तरह की सामूहिक शादी, जहां पे अलग अलग धर्म और जाति के लोग एक साथ मिलकर एक छत के नीचे शादी करते हैं, इस तरह की शादी उनके लिए काफी राहत देती है। हम आपको सूखे के कितने रंग दिखाए। हमने सूखे के कारण परिवारों को टूटते देखा है तो समुदायों को जुड़ते भी देखा है। इस अकाल को उन्होंने बहुत पॉजिटिव लिया है और हमें भी लग रहा है कि इस अकाल को हमने पॉजिटिव लेना चाहिए। एक तो सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि लोग आपस में मिल गए हैं। पंथ, भेद, भाषा, धर्म, पॉलिटिक्स सब छोड़ के सिर्फ पानी के काम के लिए या वाटर कंजर्वेशन के लिए, सॉइल कंजर्वेशन के लिए लोग अपने अपने गांव के हद तक वो बहुत आगे आ रहे हैं। कहीं सूखा किसानों को जोड़ रहा है तो कहीं उन्हें आविष्कारक बना रहा है। गन्ने की खेती करने वाले किसान रामभाऊ मारुती राव हांडगे ने वैकल्पिक चारा बनाया है। ये सस्ता है और सामान्य चारे से ज्यादा पौष्टिक है। पूर्वीपासून जे टाकाऊ शेतातली जी पाचट असती, गव्हाचं गुळी आहे, सोयाबीनचं गुळी आहे, हरभऱ्याचं गुळी आहे आणि ऊसाचं वाढ, हे एकत्र चापकटरनं लहान करून ते जनावरांसाठी मोलासेस टाकून त्याच्यामध्ये प्रत्येक जनावराला 2 किलो मोलासेस, 1 किलो ज्वारीचा किंवा गव्हाचा भरडा आणि प्रत्येक जनावरांसाठी 100 मिलीग्रॅम शेंगदाणा पेंड आणि 7 किलो हा वाळलेला टाकाऊ चारा। जिस विभाग को ये काम करना चाहिए वो अब इस किसान के कसीदे पड़ रहा है। एग्रीकल्चर वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो हम कैसे यूटिलाइज करें, तो उसमें जो है जो एग्रीकल्चर वेस्ट जो है, समझो गन्ने के पत्ते है या फिर सोयाबीन की जो खली है, ये अगर यूज करें तो उसमें डाइजेस्टिबिलिटी और न्यूट्रिशनल वैल्यू उसका वो तो बहुत कम हो जाएगा। तो उसके लिए हमको ये करना है कि उसको ट्रीटमेंट करके हमको उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ाना चाहिए। ये चारा मोलिसिस यानी गन्ने के शीरे से बनाया गया है। महाराष्ट्र में शीरे से कोई भी काम करने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है। विडंबना देखिए, जिस सरकार को चारे का इंतजाम करना चाहिए था उसने रामभाऊ को लाइसेंस देने में खूब आनाकानी की। तो पहला जो मोलासिस का ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है कि आपके पास मोलासिस का जो है एक्साइज डिपार्टमेंट से लाइसेंस लगता है। तो ये पहली बार है कि लातूर डिस्ट्रिक्ट में हमारे ऑनरेबल कलेक्टर साहब ने एक एग्रीकल्चर फार्मर को ये लाइसेंस इशू किया है, जो कि जनरली जो है वो फीड फैक्ट्री में लाइसेंस जाता है। बहरहाल रामभाऊ हारे नहीं, चारा बनाया और सरकार को भी राह दिखाई। सूखे में उम्मीदों की बूंदें और भी है, बस बने रहिए हमारे साथ। मराठवाड़ा में आज हर ओर मायूसी पसरी है, तो सिर्फ इसलिए नहीं कि यहाँ 3 साल से बारिश नहीं हो रही। इसकी एक वजह ये भी है कि यहाँ सालों से गलत फसल की खेती हो रही है। जिस इलाके में बारिश कम होती है वहाँ किसानों ने ज्यादा पानी मांगने वाला गन्ना उगाना शुरू किया है। शुगर मिल लग गई तो गन्ने की खेती और बढ़ी।
मिलों से पैसा आने लगा तो किसान भूल गए कि उनके खेत बर्बाद हो रहे हैं। अब सूखा है तो कमाई का ये जरिया भी जाता रहा। किसान गन्ने की खेती आर्थिक कारणों की वजह से करता है, क्योंकि जो खेत में उसका जो इनकम मिलता है उसको शुगर केन में जितना उत्पन्न उसको मिलता है उतना इनकम दूसरे कैश क्रॉप में नहीं मिलता है। कोई ताजुब नहीं है कि 3 साल के सूखे ने मराठवाड़ा के 2000 से ज्यादा किसानों को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया है। वैसे तो शुगर मिल मालिक किसानों को परेशान करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ उस्मानाबाद के एक शुगर मिल मालिक ने सूखे में भी किसानों का हाथ नहीं छोड़ा। पानी नहीं तो गन्ना नहीं, लिहाजा मिल बंद है। तो शुगर मिल चलाने वाले बीबी थोमरे ने नेचुरल डेयरी खोली। हमारे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है शुगर मिल की, जिसमें करीबन 25-50 करोड़ की डिपॉजिट्स थी। तो हमने वादा किया कि ये जो लोग जिसके पास कोई जमीन नहीं है, जिसके पास कोई गारंटर मिलता नहीं है, ऐसे किसान भाइयों को, ऐसी विधवा महिलाओं को हमने 2 गाय और 2 भैंस का हमने लोन दे दिया। 1 लाख रुपए का हमने लोन दिया और उसमें 2 भैंसें उनको दे दी। तो उसके हिसाब से उनको भैंस मिलने के बाद उसका रोजी रोटी बहुत अच्छी तरह से हो गई, क्योंकि एक भैंस करीबन 10 लीटर दूध मिलता है। ये डेयरी किसानों से दूध लेती है और हर 10वें दिन पैसा देती है। छोटी ही सही किसानों के लिए ये डेयरी सहारा बन गई है। इस नई आमदनी से किसान गन्ने से दूर होने के लिए प्रेरित भी हो रहे हैं। थोमरे को इस काम के लिए कई अवार्ड मिले हैं। मराठवाड़ा में एक बात हर जगह दिखी। हम जहाँ भी गए खेती के आधुनिक तौर तरीकों के बारे में जागरूकता की कमी ही दिखी। अशिक्षा के इस बाधा के बावजूद मराठवाड़ा सूखे से लड़ने की तरकीबें निकाल रहा है। देश के बाकी हिस्सों को खड़ा होने का संदेश दे रहा है। जरा सोचिए, अगर यहाँ शिक्षा होती तो क्या होता। पाण्याचं महत्व शेतकऱ्यांना आधी पटवून दिलं पाहिजे आणि ऊसाच्या नादाला जो शेतकरी लागलेला आहे त्याला कुठेतरी ठिबकवर किंवा स्प्रिंकलरवर आणलं पाहिजे। कमीत कमी पाण्यामध्ये जास्तीत जास्त कसं शेती करता येईल आणि जास्तीत जास्त कसं उत्पन्न काढता येईल, अशा प्रकारे एक शेतीचं मार्गदर्शन आणि शेतीचं आवड निर्माण होण्यासाठी शासनाने जसं संगीत, खेळ किंवा इतर चित्रकला असे वेगवेगळे क्लास ठेवलेत, तर भारत कृषी प्रधान देश आहे आणि राहील हे जर टिकवायचं असेल तर पहिलीपासून ग्रॅज्युएशन पर्यंत कमीत कमी तुम्हाला 1 तास शेतीबद्दल लोकांना माहिती द्यावी लागेल। समझो हमने कुछ किया है तो वो देख लेते हैं और कहते हैं कि इनका फायदा हुआ है, आप भी करो। यानी उसका साइंटिफिक अप्रोच जो होना चाहिए वो अप्रोच बहुत कम जगह है। सस्टेनेबल क्रॉप्स के बजाय जो सस्टेनेबल क्रॉपिंग पैटर्न है जो ट्रेडिशनली इस एरिया में था, चाहे पल्सेस का है, ऑयल सीड्स का है, वो अडॉप्ट करने के लिए हम एक्टिव लोगों को इनकरेज कर रहे हैं, उनको अवेयरनेस दे रहे हैं। हमारे प्रोजेक्ट बेस्ड अवेयरनेस कैंप्स के 2 राउंड हो चुके हैं, 3rd राउंड अभी चल रहा है और हमने इंडिविजुअल लगभग 29,000 गन्ना प्रोड्यूसर्स को मैंने इंडिविजुअल लेटर्स भी लिखे हैं, हाईलाइटिंग 2 पॉइंट्स ओनली। फर्स्ट तो सस्टेनेबल क्रॉपिंग पैटर्न कौन सा होना चाहिए, अल्टरनेटिव्स कौन कौन से है जिसमें कि इतना ही इनकम हमें मिल सकता है, इवन इससे ज़्यादा इनकम मिल सकता है। और दूसरा कि ग्राउंड वाटर लिटरेसी। मराठवाड़ा और खासकर लातूर की इन्हीं मुश्किलों ने यहाँ के लोगों का सोचने का नजरिया बदला है और उन्हें सही राह दिखाई है। यहाँ आकर मैंने ये जाना कि सही सोच, खेती बाड़ी के बारे में सही जानकारी और राइट एजुकेशन और अपनों से संवाद और बातचीत, यही लातूर जैसे अकाल पीड़ित इलाकों में बदलाव ला सकती है। CNBC आवाज की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।